व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आप में से कुछ लोग मेरे से CMS एंड ED कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, डिप्लोमा के बारे में पूछ रहे थे, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। CMS ED करने के बाद हम जर्नल प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे CMS एंड ED कोर्स के बारे में, डिप्लोमा के बारे में। CMS एंड ED कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है जिसको कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग कोर्स बोला जाता है। इसको करने के बाद आप अपने लोकल एरिया में एलोपैथिक मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्रूव है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसको परमिट करा हुआ है, परमिशन दी हुई है कि जो भी CMS एंड ED कोर्स कर लेगा वो एज अ प्राइमरी हेल्थ वर्कर काम कर सकता है अपने लोकल एरिया में। अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें कि इसको करने के लिए कितना समय लगता है, तो ये दो तरह से होता है। एक तो डिस्टेंट लर्निंग, मतलब आप अपने घर में ही ऑनलाइन स्टडीज कर सकते हो, एंड साथ ही साथ इसकी रेगुलर लर्निंग होती है। डिस्टेंट लर्निंग करने के लिए ये कोर्स 18 महीने लग जाते हैं करते करते, एंड अगर आप रेगुलर लर्निंग करते हो, मतलब रेगुलर इंस्टीट्यूट कॉलेज में जहाँ पे आप एडमिशन लेते हो वहाँ पे जाते हो, तो तब आपको 2 साल लग सकते हैं। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए +2 पास होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम में अगर हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर किसी ने कोई भी डिग्री करी हुई है, जैसे BAMS, BEMS, BHMS, B फार्मा या फिर D फार्मा, अगर उसने कोई भी मेडिकल रिलेटेड, फार्मा रिलेटेड डिग्री करी हुई है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। एंड मेरी आपको सलाह यही है कि अगर आपने कोई भी मेडिकल रिलेटेड डिग्री करी हुई है, आपको मेडिसिन के बारे में पता है, तभी आप CMS एंड ED कोर्स करने चाहिए। तभी आपको फ़ायदा है। अगर आप सीधा +2 करके ही इस कोर्स को करोगे तो आपको नॉलेज बहुत कम मिलेगी, आपको चीज़ें कुछ समझ ही नहीं आएगी। अब अगर हम बात करें आपको 18 महीने या फिर 2 साल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, इसमें आपको एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, फिजियोलॉजी का एक सब्जेक्ट होगा, पैथोलॉजी होगी, हेल्थ एंड हाइजीन का एक सब्जेक्ट होगा, फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाई जाएगी, गाइनोकोलॉजी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा मेडिसिन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बताया जाएगा, असेंशियल ड्रग्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी, एंड लास्ट में आपके प्रैक्टिकल भी होगा, वाइवा भी होगा, एंड कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो आपको इंटर्नशिप भी कराते हैं। अगर हम बात करें कितना खर्चा आ जाता है इसको करने के लिए, तो अगर तो आप डिस्टेंस लर्निंग से करते हो, मतलब आप रेगुलर कॉलेज नहीं जाते, तो फिर इस पूरे कोर्स का खर्चा 50,000 से 60,000 तक आ जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलरली जाते हो इंस्टीट्यूट में, तो तब इस कोर्स का खर्चा 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक आ जाता है। अब अगर हम बात करें इसको करने के बाद आप कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नियर अबाउट 100 मेडिसिन है जो इस कोर्स के अंदर आती हैं, जो आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आपको परमिशन मिल जाएगी इस कोर्स को करने के बाद, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप गूगल करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। अगर हम डिजीज़ के बारे में बात करें, वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अगर मैं आपको डिजीज़ के बारे में बताऊँ कौन कौन सी डिजीज़ आप ट्रीट कर सकते हो, उसमें अनीमिया आ जाएगा, ब्रीथलेसनेस आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, कंजेशन आ जाएगा, कफ आ जाएगा, डायरिया आ जाएगा, आइज़ एंड ईयर प्रॉब्लम होती हैं जो। इसके अलावा फीवर, HIV, मलेरिया, पेन हो रही है कहीं पे, लेप्रोसी है, किसी को पॉइजनिंग हो गई है किसी भी ड्रग की, किसी भी चीज़ की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जितने भी, किसी को स्नेक बाइट हो गई है, इंसेक्ट के स्टिंग्स हैं, इंसेक्ट बाइट कर गए हैं, स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी हो गई है, किसी भी तरह की और एलर्जी हो गई है बॉडी में, ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, वॉमिटिंग हो गई है, कहीं भी कोई वूंड है, बर्न है, शॉक है, या फिर छोटी मोटी कोई भी आपको फर्स्ट एड देनी है, तो वो आप पेशेंट को दे सकते हो। एंड मेनली आप इसमें एज अ प्राइमरी हेल्थ वर्कर काम कर सकते हो कि अगर हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर है, बड़ा हॉस्पिटल है जो, तो पेशेंट को आप एज अ फर्स्ट एड उसको कोई भी मेडिसिन दे सकते हो, उसका ट्रीटमेंट करके उसको आगे फर्दर रेफ़र कर सकते हो जो भी उसका बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। ये थी इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरी एडवाइस लो, अगर मैं आपको बताऊँ कि इसको कोर्स को करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने +2 सिर्फ करी हुई है तो आप इस कोर्स की तरफ मत जाइए, क्योंकि आपको मेडिकल का कुछ भी नहीं पता। मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपने कोई भी मेडिकल फार्मा का कोर्स करा हुआ है, पहले आप मेडिसिन से रिलेटेड रखते हो, तभी आप इस कोर्स को करनी चाहिए। सेकंड मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट चुनो, तो पहले उस इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छी तरह से पता कर लीजिए कि वो अप्रूव्ड भी है गवर्नमेंट से या फिर नहीं है। जिन लोगों ने वहाँ से कोर्स करा है उनके बारे में पूछिए, एंड हो सके तो अपने लोकल जो आपका इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो वहीं से करिए। कहीं दूर कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप मत करिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप रेगुलर करें या फिर डिस्टेंस में करें। देखिए ये एक मेडिकल कोर्स है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अगर
आप रेगुलर करोगे ये कोर्स को तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये मेडिकल का कोर्स आप डिस्टेंस में कैसे कर सकते हो मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस में तो आप यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं वही देख के आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। तो इसलिए आपको अगर रेगुलर करोगे तो फिर आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। आपको पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कौन सी डिजीज़ में कौन कौन से सिम्टम एंड साइन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। रेगुलर में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि इसको करने के बाद आप एज अ प्राइमरी हेल्थ वर्कर काम करोगे, आप डॉक्टर नहीं बन जाते। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई सीवियर केस आ जाता है, कोई भी हार्ट अटैक का केस हो गया या फिर और कोई भी जैसे बर्न जो है वो बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका है, तो उसको आप हाथ मत डालिए। इसको करने के बाद आप सिर्फ एज अ फर्स्ट एड पेशेंट को दे सकते हो, एज अ प्राइमरी हेल्थ वर्कर काम कर सकते हो। अगर केस बहुत ज़्यादा सीवियर हैं तो आप उसको फर्दर हॉस्पिटल में रेफ़र कीजिए ताकि पेशेंट की जान बच सके एंड उसको और कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके, क्योंकि आपके पास वो सारे इक्विपमेंट नहीं होंगे जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन CMS एंड ED को लेकर कि आपको इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर, काफ़ी ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड रखते हैं तो आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड मार्केट बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।